Hello everyone, welcome to Dronacharya IAS, and today we are going to discuss some very important The Hindu newspaper articles. तो आइए शुरू करते हैं डिस्कशन। सबसे पहला आर्टिकल आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इट इज रिगार्डिंग दैट इंडिया ब्लॉक कॉल्स फॉर दी धनखड्स आउस्टर एज राज्यसभा चेयरमैन। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए मेजरली इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, हाउ इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा रिमूव्ड, और वी शुड प्रिसाइजली से दैट हाउ इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिमूव्ड, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 64 इट इज सेड दैट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ पर जो रिमूवल होता है वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का नहीं होता है। द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल इज फॉर द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 67। तो जो यहाँ पर ये 14 डेज का नोटिस सर्व किया गया है दैट इज इन अकॉर्डिंग्स टू द कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल 67, और आर्टिकल 67 डील करता है रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। तो ये ध्यान रखना है आपने कि रिमूवल ऑफ राज्यसभा चेयरमैन नहीं होता है, रिमूवल ऑफ द जो आपका होता है वाइस प्रेसिडेंट का होता है, ना कि चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। ठीक है, तो इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो आर्टिकल 66 है वो किसके साथ डील करता है। आर्टिकल 66 डील्स विद द एलिजिबिलिटी। एलिजिबिलिटी का अगर हम क्राइटेरिया देखें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो होने चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया। ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ही और शी, राइट। सेकंड अगर हम बात करें तो 35 ईयर्स ऑफ एज या इससे ज्यादा होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो ही शुड बी क्वालिफाइड, he or she should be qualified to become a member of Rajya Sabha, to become the member of Rajya Sabha. And last but not the least, they should not hold any office of profit. This is simple the eligibility criteria for the vice president, or we can say for the Rajya Sabha chairman, right? तो then अगर हम इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें, इलेक्शन की बात करें, तो इलेक्ट कैसे होते हैं। इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, उस इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन होते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो याद रखना है, राज्यसभा के मेंबर्स कौन होंगे, तो बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड दोनों ही मेंबर्स यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन। और अगर हम दूसरी बात करें लोकसभा की, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं इन द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, सो दिस वाज अकॉर्डिंग टू दी आर्टिकल 64, 66। नाउ वी विल बी मेजरली डिस्कसिंग आर्टिकल 67, जो कि इस आर्टिकल में भी डिस्कस किया गया है, न्यूज आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो आर्टिकल 67 के तहत अभी एक 14 डे का नोटिस दे दिया गया है, उसके बाद रिजोल्यूशन मूव किया जाएगा राज्यसभा में। तो जो रिजोल्यूशन है फॉर द रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, या हम कह सकते हैं चेयरमैन के लिए, वो मूव होता है राज्यसभा में। फिर राज्यसभा में एक आपकी इफेक्टिव मेजॉरिटी की हम बात करते हैं। इफेक्टिव मेजॉरिटी मतलब जो मेजॉरिटी ऑफ ऑल दी देन मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, उनको ये रेजोल्यूशन पास करना होता है। देन दैट रेजोल्यूशन मूव्स टू दी लोकसभा। लोकसभा को सिर्फ अग्रीमेंट देना होता है, दैट इज सिंपल मेजॉरिटी। एंड आफ्टर दैट दिस प्रोसेस, वो उनके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट है ही और शी विल बी रिमूव्ड। तो जो इनका क्राइटेरिया है वो क्या है, he or she will be removed on the basis of the incapacity। यहाँ पर जो इनका रीजन दिया गया है, रीजन यहाँ पर बोला गया है that he was extremely biased, and he was against the opposition। तो that is why एक ये नोटिस यहाँ पर मूव किया गया है। अभी आगे आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि वो रिमूव होते हैं या नहीं होते, वो रिजोल्यूशन पास होता भी है या नहीं होता है, राइट। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट था। यू मस्ट नॉट फोकस सो मच ऑन दी अपोजिशन पार्टीज कि उनका क्या कहना है, वो क्या क्लेम कर रहे हैं, दैट इज नॉट नन ऑफ योर कंसर्न। ना ही आपका कंसर्न के लिए ये होना चाहिए कि अभी फिलहाल कौन है, कौन बनने वाले हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है यहाँ पर कि जो राज्यसभा चेयरमैन है उनका इलेक्शन कैसे होता है, एलिजिबिलिटी कैसे होती है, कौन सा आर्टिकल उनके साथ डील करता है, रिमूवल को जो आर्टिकल में डिस्कस मेजरली किया गया है वो कौन सा आर्टिकल यहाँ पर डिस्कस किया गया है। सो दीज आर द मेजर पॉइंट ऑफ कंसर्न्स फॉर यू। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ओके जी, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। येस्टरडे ऑल्सो वी डिड अ डिस्कशन ऑन दिस। तो उसी के अराउंड ये डिस्कशन अभी जाने वाला है। इंडिया एंड रशिया के जो रिलेशंस हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस हैं, उनके बारे में यहाँ पर बात करी गई है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर
ओके तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि एक 21st इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन, बहुत ही बड़ा नाम है, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है, आप इसके एब्रीविएशन याद कर सकते हैं, IRIGC इतना ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर जो दोनों डिफेंस मिनिस्टर हैं दे हैव मेट, तो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर हैज़ ऑल्सो विजिटेड देयर, तो वो बात कर रहे हैं यहाँ पर, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं, राइट। तो वो स्टेटमेंट्स जो आई हैं वो यही यहाँ पर इस चीज़ को फोस्टर किया गया है कि नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर अ कोलैबोरेशन फ्रॉम रशियन साइड टू इन्वेस्ट इन द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, राइट। तो उनका क्या है, एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात करी गई है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की बात करी गई है, दैट नाउ वी विल नॉट बी डायरेक्टली इंपोर्टिंग द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, फिनिश्ड मिलिट्री ऑब्जेक्ट्स, मिलिट्री प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अदर स्टेट्स, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड इन द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, राइट। तो इसमें जैसे कल हमने डिस्कस किया था, तो यहाँ पर ही एम्फेसाइज द इंडिया रशिया रिलेशनशिप दैट हैज़ बीन वेरी स्ट्रॉन्ग, क्यों ये बोला गया था कि बहुत ही जियोपॉलिटिकल एक प्रेशर बना था इंडिया के ऊपर रशिया यूक्रेन वॉर में, तो इंडिया हैज़ नेवर लेफ्ट दी साइड ऑफ रशिया एंड इंडिया हैज़ ऑलवेज सपोर्टेड रशिया। सो यहाँ पर भी यही बात करी गई है दैट आवर रिलेशंस हैव बीन ऑलवेज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर एंड मोर कॉपरेशन। yesterday we discussed about the INS Tushil and we have also discussed about INS Tamal. In the some previous videos we discussed about the nuclear attack submarine Chakra 3. So these all will be important for you this year because यहाँ पे ये जो मीटिंग अभी 21st मीटिंग हुई है, मिलिट्री मीटिंग हुई है, इसकी वजह से ये सारे जो मिलिट्री जो भी ऑब्जेक्ट्स, मिलिट्री जो भी आपके जितने भी यहाँ पर आपको तुशील जो है, आपकी फ्रिगेट है, स्टिल्थ फ्रिगेट है, जो आपकी ये सबमरीन है एंड अदर एस्पेक्ट जो हैं वो न्यूज़ में अब की बार रहे हैं, सो दे कैन बी आस्क्ड फ्रॉम यू इन द अपकमिंग एग्जाम, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इसको आप क्विक रीड दीजिएगा, देयर इज नथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं, बस आपको एक ओवरव्यू रहना चाहिए कि अभी फिलहाल दुनिया में, देश दुनिया में क्या चल रहा है एंड इंडिया एंड रशिया के जो रिलेशंस हैं उसमें जब भी अगर आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में आप जब इंडिया एंड रशिया के रिलेशंस कवर करेंगे उसमें कुछ एग्जाम्पल्स आप कोट कर सकते हैं फ्रॉम द करंट डेवलपमेंट्स। तो आप इसमें बता सकते हैं, बखूबी बता सकते हैं कि अभी ये मीटिंग हुई है तो उसमें INS तुशील का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, चक्रा 3 का एग्जाम्पल दे सकते हैं, तमाल का एग्जाम्पल दे सकते हैं एंड ऑल्सो यहाँ पर ये भी बोला गया है कि जो ये चक्रा 3 है तो जो आपकी न्यूक्लियर अटैक सबमरीन है, दिस इज प्रोबेबली द लास्ट सबमरीन दैट इंडिया इज इंपोर्टिंग एंड नाउ वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन दी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इट इज अबाउट द Human Rights Day. 10th December has been continuously celebrated as Human Rights Day. 10 दिसंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। तो अब की बार की जो थीम रही है that has been, just a second, जब की बार की थीम रही है दैट हैज़ बीन आवर राइट्स आवर फ्यूचर राइट नाउ, ठीक है। तो यहाँ पर NHRC ने भी एक इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है, उसमें प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया स्टेटमेंट्स दी हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यूज़ को यहाँ पर हाईलाइट करवाया है, जिसमें मेंटल हेल्थ ऑफ गिग वर्कर्स की बात करी गई है, साइबर क्राइम की बात करी गई है एंड क्लाइमेट चेंज की बात करी गई है। तो जो ये स्टेटमेंट्स आती हैं, हाई एंड स्टेटमेंट्स जो होती हैं, कभी प्रेसिडेंट की तरफ से आती हैं या कभी आपके प्राइम मिनिस्टर की तरफ से आती हैं, यू कैन यूज दो स्टेटमेंट्स जनरल, आपने मेंशन नहीं करना है कि सो एंड सो लीडर हैज गिवन दिस स्टेटमेंट, बट यू कैन टेक सम एग्जांपल्स फ्रॉम द न्यूज आर्टिकल्स व्हिच हैव बीन ऑफ द स्टेटमेंट्स व्हिच हैव बीन मेड बाय द लीडर्स, राइट। तो यहाँ पर हम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं स्टेटमेंट के। सबसे पहली बात तो उन्होंने बोला है कि जो गिग वर्कर्स हैं उनकी मेंटल हेल्थ का हमें ध्यान रखने की काफ़ी ज़रूरत है, बिकॉज दे कम फ्रॉम अ वल्नरेबल सेक्टर, जिसमें वो जो कि मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर रही हैं, जिसमें उनको जो आपकी जॉब सिक्योरिटी है वो नहीं होती है, जिसकी वजह से उनकी मेंटल वेलबींग पर इम्पैक्ट आ सकता है। बिकॉज एक स्टेबिलिटी है, हर एक इंसान स्टेबिलिटी को देखता है, बट गिग इकोनॉमी में जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है या जॉब सिक्योरिटी है दैट कैन नॉट बी गिवन। उसका नाम ही इस तरीके से, उसका काम ही ऐसा है कि उसको फ्रीडम दी जाती है फ्रीलांसिंग के लिए, कि वो कहीं जब भी उसका मन करे किसी भी कंपनी में साथ साथ काम कर सकता है, लेकिन उसके साथ उसकी जो जॉब सिक्योरिटी है दैट इज ऑलवेज ऑन दी स्टेक। तो इसीलिए यहाँ पर उनकी मेंटल वेलबींग की बात करी गई है, साथ में साइबर सिक्योरिटी की बात करी गई है। साइबर क्राइम्स बढ़ गए हैं, साइबर क्राइम्स जस्ट लाइक डीप फेक्स हैं,
प्राइवेसी कंसर्न्स हैं, साइबर बुलिंग है, साइबर थ्रेट्स हैं। तो ये सब जो एस्पेक्ट्स हैं कि कह रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू जी की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि हम एक न्यू डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जो ये डिजिटल एरा है दैट हैज़ कम विद सम एस्पेक्ट्स ऑल्सो, सम हर्डल्स ऑल्सो, जो कि अभी हमने डिस्कस किए हैं। तो इनको डील करने की एक खासा ज़रूरत है। हमें एक सेफ एनवायरनमेंट बनाने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो भी लोग यूज़ करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं या साइबर को यूज़ करते हैं, तो दे कैन फील सेफ एंड सिक्योर इन दैट एनवायरनमेंट, राइट। नेक्स्ट इस आर्टिकल में बात करी गई है अबाउट दी क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की ही मैं बात करूंगी। यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी स्टेटमेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी, दैट इज दी प्रेसिडेंट ऑल्सो स्ट्रेस ऑन द नीड ऑफ एग्जामिनिंग द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या बोला है उन्होंने, ये यहाँ पर जो आपको आर्टिकल देखने को मिल रहा है, जो स्टेटमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू रीड इट इन योर न्यूज़पेपर्स ऑल्सो। ठीक है, बात क्या करी गई है कि पॉल्यूटर्स ऑफ अ डिफरेंट प्लेस एंड डिफरेंट एरा हैव इम्पैक्टेड दी पीपल ऑफ अ डिफरेंट प्लेस एंड डिफरेंट एरा या डिफरेंट पीरियड। मतलब किया किसी ने किसी ज़माने में, और उसका जो भुगतान है वो लोग भर रहे हैं जो किसी और जगह पे रह रहे हैं और किसी और समय में जी रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। आप इसको एक जनरल स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो, इसको एक जनरल स्टेटमेंट बना के अपने आंसर्स में, अपने एसेज में लिख सकते हो, जहाँ पर भी क्लाइमेट की बात आए या जहाँ पर भी क्लाइमेट फंडिंग की बात आए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी यही बोला गया है दैट इंडिया हैज़ ऑलवेज प्रोएक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन दिस एस्पेक्ट। जहाँ पर भी क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट के लिए इनिशिएटिव्स की बात आती है, इंडिया हैज़ प्रोएक्टिवली टेकन पार्ट इन दैट एंड इंडिया इज लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर एंड मोर पार्टिसिपेशन टुवर्ड्स कॉम्बैटिंग दिस क्लाइमेट चेंज। तो इसमें अभी यहाँ पर ये भी स्टेटमेंट दी गई है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं या NHRC का जो रोल है दैट हैज़ इंक्रीज्ड लाइक नेवर बिफोर। अभी जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको अपहोल्ड करने का एक बहुत अहम जो जिम्मा आ गया है NHRC के ऊपर भी। तो अब हम NHRC की बात कर लेते हैं। तो NHRC की अगर हम बात करें, हालांकि जो ये 10 दिसंबर है ये सिलेक्ट क्यों किया गया था, जो 10 दिसंबर है 1948 में यूनाइटेड नेशन ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया था। 10 दिसंबर को ही अडॉप्ट किया था। सो दैट इज वाई उसके बाद एनुअली ह्यूमन राइट डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इंडिया में NHRC दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन विच वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1993। तो यहाँ पर एक ये स्टैट्यूटरी कमीशन है, आपकी स्टैट्यूटरी कमीशन है, राइट, उसको एस्टेब्लिश किया गया था। ये एक मल्टी मेंबर बॉडी है, राइट, मल्टी मेंबर बॉडी। मल्टी मेंबर बॉडी का मतलब क्या है, चेयरपर्सन है, साथ में 5 मेंबर्स हैं एंड 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स यहाँ पर होते हैं। और जो ये मेंबर्स हैं या जो चेयरपर्सन हैं, इसको सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्शन प्रोसेस जो है, यहाँ पर एक 6 मेंबर बॉडी आपको देखने को मिलती है जो ये सिलेक्ट करते हैं कि कौन यहाँ पर मेंबर होने चाहिए। अगर हम चेयरपर्सन की बात करें तो चेयरपर्सन हो सकते हैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यहाँ पर चेयरपर्सन हो सकते हैं, 5 मेंबर्स हैं, इसमें सर्विंग या रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, सर्विंग या रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट हो सकते हैं, 3 एमिनेंट पर्सनालिटीज हो सकती हैं जिनका ह्यूमन राइट में अच्छा खासा एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन उन 3 में से एक का विमेन होना बहुत ज़रूरी है, राइट। जो बाकी के 2 हैं उनमें से हो ही सकता है विमेन, लेकिन जो 3 बच गए हैं उसमें से एक विमेन होनी काफ़ी, उसमें विमेन होनी ज़रूरी है, राइट। एंड अगर हम 7 एक्स ऑफिशियो जो मेंबर्स हैं उनकी बात करें तो ये वो मेंबर्स हैं जो डिफरेंट कमीशंस के क्या हैं, चेयरपर्सन्स हैं। जैसे कि हम बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लासेस। दूसरी बात करें तो विमेन, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड पर्सन विद डिसेबिलिटीज एंड माइनॉरिटीज। तो इनके जो भी चेयरपर्सन या चीफ कमिश्नर होंगे दे विल बी दी एक्स ऑफिशियो मेंबर्स ऑफ दी NHRC। ऑल्दो दिस इज अ स्टैटिक पार्ट, दिस इज नॉट अ करंट पार्ट, बट इसके साथ यही होता है, इसी तरीके से आपको पढ़ना चाहिए कि पहले आपने कॉन्टेक्स्ट समझा है कि ये आर्टिकल किसके बारे में है, देन इसका जो स्टैटिक पार्ट है उसको साथ ही साथ रिवाइज कर लेंगे, या अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो उसके बारे में हल्की फुल्की जानकारी आप अभी से ले लेंगे, क्योंकि जब आप इसको कवर करने वाले होंगे देन इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू कवर इट या इजी टू मेमोराइज इट, बिकॉज ये आप इसको पहले से सुन चुके हो इन बातों को। हो सकता है जो अभी पहली बार कवर कर रहे हैं उनको एकदम से अभी के अभी याद ना हो, लेकिन जब उनको पढ़ाया जाएगा या जब वो पढ़ेंगे तो उसको इजीली वो मेमोराइज कर पाएंगे, इसको रिटेन कर पाएंगे मेमोरी में,
राइट तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है देखने को हमें मिलता है। साथ में इसमें जो चेंजेस अभी किए गए हैं तो इनका जो टेन्योर है दैट इज ऑफ द 3 इयर्स, जो मेंबर्स हैं या चेयरपर्सन है 3 इयर्स और 70 इयर्स ऑफ एज, दोनों में से जो भी पहले होगा अकॉर्डिंग टू दैट द पर्सन्स द मेंबर्स विल बी रिटायरिंग, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस फॉर द अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट कौन करेंगे? प्रेसिडेंट करेंगे, एंड रिमूव भी कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ही करेंगे। यहाँ पर अगर कोई भी मेंबर के खिलाफ यहाँ पर कोई भी शिकायत आती है देन जो आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनको रेफर किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, एंड देन अगर वो बातें सही पाई जाती है, अगर वो कमेटी के थ्रू अगर कोई भी सिलेक्शन जो भी प्रॉब किया जाता है उसमें, एंड इफ द मेंबर इज फाउंड गिल्टी और कोई भी अगर इसमें परेशानी दिक्कत परेशानी की हमें मिलती है देन दैट रिमूवल कैन बी डन बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। आपको ये मैंने जो बताया है दिस आर्टिकल, जो भी यहाँ पर प्रेसिडेंट की तरफ से जो भी स्टेटमेंट्स आई हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो यू काइंडली नोट देम, ठीक है। ओके जी, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, जस्ट अ सेकेंड। ओके, दिस आर्टिकल यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, एक थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं इस आर्टिकल को। हालांकि इसमें बहुत ज़्यादा डाटा ही दिया गया है, पैसे की बात करी गई है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करी गई है, तो अभी हम इसमें आर्टिकल में डिस्कस कर लेते हैं। ONOS स्कीम है, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो इसमें क्या करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का एक ये जिम्मा है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करने वाली है? सेंट्रल गवर्नमेंट इज गोइंग टू बाय द सब्सक्रिप्शन ऑफ वेरियस रिसर्च पेपर्स एंड जर्नल्स फॉर द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट फंडेड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। तो जो भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में स्टूडेंट्स होंगे या रिसर्चर्स होंगे दे विल बी हैविंग एक्सेस, इक्वल एक्सेस टू दोज पेपर्स एंड जर्नल्स। तो इसके लिए ये एक स्कीम चलाई गई है। इसका जो टाइम पीरियड रहेगा दैट विल बी, ये इफेक्टिव कब से होगी? नेक्स्ट ईयर से इफेक्टिव होने वाली है, दैट इज 2025। तो 2025 से 2027 दैट इज 3 इयर्स का इसको गैप दिया गया है, सॉरी नॉट गैप, 3 इयर्स का इसका जो टाइम फ्रेम है वो दिया गया है। एंड लगभग 6000 करोड़ इस चीज़ के लिए जो सब्सक्रिप्शंस हैं उसकी कॉस्ट के लिए यहाँ पर इसमें साइन किए गए हैं। अगर इसकी नोडल एजेंसी की अगर हम बात करें, कौन इसको सुपरवाइज करने वाला है, कोऑर्डिनेट करने वाला है, दैट इज दी इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क ऑटोनोमस। यहाँ पर ये क्या है? इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर है, गांधीनगर में ये लोकेटेड है। तो ये सब इसको देखेंगे। तो इससे बस क्या हेल्प होने वाली है, आप इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अगर जो इंटरनेशनल रिसर्च पेपर्स हैं या इंटरनेशनल जो जर्नल्स हैं उनका अगर एक्सेस मिलता है हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को, तो उससे जो रिसर्च है वो ईजीली हम कर पाएंगे। जो ऑलरेडी रिसर्च करी गई है उसका जो डाटा है वो हम यूज कर पाएंगे, उससे सीख पाएंगे, जो हम अपनी रिसर्च में यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो एक ये जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है उसको इंक्रीज करने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इजी एक स्टेप यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। सो नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ अगर हम जाएं, एक जो लेफ्ट में है आपको आर्टिकल देखने को मिलेगा, इट इज लिटिल बिट डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बन सकता है, हम ये बोल सकते हैं। इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो इसमें एक नाम दिया गया है एज एक्सटेंड। जब ये न्यूज़पेपर में आप आर्टिकल पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं एज एक्सटेंड की बात करी गई है, ठीक है। तो एज एक्सटेंड पूछा जा सकता है, एज एक्सटेंड क्या है? एज एक्सटेंड कोई दवाई आ गई है जिससे उम्र बढ़ाई जा सकती है, या एज एक्सटेंड कोई एस्ट्रोनॉट्स को दवाई खिला के देंगे तो जो अब एस्ट्रोनॉट्स जो स्पेस में जाएंगे उनकी एज बढ़ सकती है, या फिर कोई मिशन है, ठीक है। तो ये क्या है, इसके बारे में ये हम जान लेते हैं। तो एज एक्सटेंड क्या है? ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। तो इसको लगभग 1.2 बिलियन कंपाउंड्स उसको दिए गए थे स्कैन करने के लिए, जज करने के लिए, असेस करने के लिए। इसने वो कर दिया है बहुत ही बखूबी। तो रिसर्चर्स एट IIIT IIT दिल्ली हैव डेवलप्ड एज एक्सटेंड। दिस इज अ टूल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है जिसकी हेल्प से इन्होंने लगभग 1.2 बिलियन कंपाउंड्स को असेस किया है, आइडेंटिफाई किया है एज दी जीरो प्रोटेक्टर्स और नॉट, कि वो जीरो प्रोटेक्टर्स हैं या नहीं। जीरो प्रोटेक्टर्स क्या होते हैं? एज डिफाइंड प्रॉपर्टीज जिन कंपाउंड्स में होती हैं उनको हम बोलते हैं जीरो प्रोटेक्टर्स। मतलब जो इंसान की जो लाइफ है उसको एक्सटेंड करेंगे, जो उनकी लाइफ को इजी बनाएंगे, तो उनको कोई बीमारियां नहीं होंगी, या उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करेंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स को डिटेक्ट करने के लिए ये एक आर्टिफिशियल
टूल बनाया है, दैट इज एज एक्सटेंड। सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, रिसेंटली सीन इन न्यूज एज एक्सटेंड्स रिलेट्स टू। तो नीचे एक ऑप्शन आपको देखने को जरूर मिल सकता है, दैट इट इज अ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल। तो यहाँ पर आपने वही ऑप्शन टिक कर देना है। तो इसमें बस यही बात करी गई है कि जो जीरो प्रोटेक्टर्स होते हैं, तो बहुत सारा डाटा यहाँ पर है, तो इसमें बस ये अलग कैसे है औरों से, क्योंकि इसमें जो मैकेनिज्म है ना वो भी बताया गया है। साथ में ये जवाब देते हैं, जो ये टूल है ये जवाब देगा आपको कि जो मैंने ये कंपाउंड आपको सिलेक्ट करके दिया है, इसको हमने जीरो प्रोटेक्टर की तरह से क्यों इसको यहाँ पर सिलेक्ट किया है, राइट। तो ये इसको सिलेक्ट क्यों किया है, यहाँ पर इन्होंने बोला है कि वो जो रीजन है वो भी ये प्रोवाइड करेंगे। तो इट इज जस्ट लाइक अ जीपीएस सिस्टम, कि वो अगर आपने किसी डेस्टिनेशन पर जाना है तो वो आपको एक रास्ता भी साथ में बताएंगे कि ये जो क्वालिफिकेशन है, ये जो प्रॉपर्टीज हैं या बायोलॉजिकल इफेक्टिवनेस है, हमने इन स्टैंडर्ड्स पे इसको जज किया है, एंड दैट इज व्हाई वी कैन नाउ कंफर्म कि जो ये कंपाउंड है या मटेरियल है, दिस इज अ जीरो प्रोटेक्टर और नॉट। एज जो डिफाइंड प्रॉपर्टीज हैं इस कंपाउंड में हैं भी या नहीं है। तो ऐसे लगभग 1.2 बिलियन जो कंपाउंड्स हैं उनको इन्होंने, मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने इनको सिलेक्ट किया है, सॉरी सिलेक्ट नहीं किया है, स्कैन किया है, उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स को, कुछ कंपाउंड्स को इन्होंने सिलेक्ट करके बताया है कि ये लो आपके जीरो प्रोटेक्टर्स, यहाँ पर आप इनसे एज को डिफाई कर सकते हो। ठीक है जी, तो ये था इस आर्टिकल में। आइए चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। ओके, नाउ हियर वी कैन से पीएम पोषण स्कीम। पीएम पोषण स्कीम के बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। आर्टिकल में क्या डिस्कस किया गया है कि जो फूड इन्फ्लेशन हो रहा है उससे वेरियस सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के ऊपर भी इम्पैक्ट आ रहा है, तो उसकी वजह से पीएम पोषण जो स्कीम है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट आया है। लेकिन जो इन्फ्लेशनरी जो प्रेशर आएगा वो अभी सेंटर ही झेलने वाली है, स्टेट के पास नहीं जाएगा। तो सिंपल टर्म्स में सबसे पहले हमें पीएम पोषण का नाम पता होना चाहिए। पीएम पोषण क्या है? प्रधानमंत्री पोषण, राइट। प्रधानमंत्री पोषण जो स्कीम है आपकी, प्रधानमंत्री पोषण स्कीम क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये आपकी। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब शेयर बेसिस पेस में जो बजट है वो एलोकेट होता है। 60% लगभग मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स के लिए 60% आपका यहाँ पर जो सेंटर है वो देती है, 40% शेयर रहता है स्टेट्स का, एंड इट कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द हिमालयन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जहाँ पे सेंटर का 90% के अराउंड रहता है। ठीक है, अब इसमें पीएम पोषण स्कीम है किस बारे में? ये एक 1 कुक्ड मील देगा, 1 कुक्ड मील देगा स्टूडेंट्स को। कौन से स्टूडेंट्स को? जो होंगे बाल वाटिकाज में एंड प्राइमरी स्कूल्स में, एंड ऑल्सो अपर प्राइमरी, एंड ऑल्सो अपर प्राइमरी। अपर प्राइमरी मतलब क्या? आपका 1st to 8th क्लास, मतलब टोटल अगर हम देखें 1st क्लास से 8th, उससे पहले जो बच्चे होते हैं वो बाल वाटिकाज में जाते हैं। तो 1st to 8th एंड बाल वाटिकाज के जो भी बच्चे होंगे जो वहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं, प्ले एक्टिविटीज़ के लिए जाते हैं, उनको दिन में एक कुक्ड मील यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है सरकार की तरफ से, फ्री ऑफ कॉस्ट। बच्चों को कोई पैसा नहीं देना है, सरकार यहाँ पर वो कुक्ड मील फ्री में देती है। ठीक है, ये है इस आर्टिकल, ये है इस स्कीम के बारे में। तो मेजरली वैसे तो 2021 से पहले इसको मिड डे मील स्कीम बोला जाता था, 2021 में इसको रीनेम कर दिया गया है पीएम पोषण स्कीम के बारे, पीएम पोषण स्कीम से। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि सर्टेन जो चीज़ें हैं वो स्पेसिफाई की गई हैं कि मान लो बाल वाटिका और प्राइमरी स्कूल है तो उसमें हर एक स्टूडेंट 20 ग्राम की दाल उसके लिए है, या 50 ग्राम की वेजिटेबल्स हैं और 5 ग्राम ऑयल है, साथ में फूड ग्रेन्स हैं वो अलग हैं। इसी प्रकार एक क्राइटेरिया दिया गया है प्राइमरी, अपर प्राइमरी स्टूडेंट्स के लिए जो एलिजिबल हैं 30 ग्राम दाल के लिए, 50 ग्राम वेजिटेबल के लिए, एंड 7 ग्राम ऑफ ऑयल्स एंड फूड ग्रेन्स रह गए अलग से, राइट। तो जो इसमें स्टेट कंट्रीब्यूशन है उसमें बोला गया है कि स्टेट्स आर फ्री, कि उनका जितना मन करे वो उतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 40% हमारी तरफ से है, अदरवाइज उसमें और भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं दे कैन इजीली कंट्रीब्यूट इन दैट। साथ में इसमें जो फूड ग्रेन्स का प्रोक्योरमेंट है दैट इज डन थ्रू फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, FCI के थ्रू यहाँ पर करवाया जाता है, एंड दैट इज 100%, जो इसकी कॉस्ट है 100% वो दैट इज फंडेड बाय द सेंटर। मतलब क्या है कि जो भी फूड ग्रेन्स को प्रोक्योर करने का प्रोसेस है, चाहे उसमें ट्रांसपोर्टेशन हो या फूड ग्रेन्स की कॉस्ट हो, वो सारा जो बर्डन है वो सेंटर अपने ऊपर लेके रखती है 100%, कि चाहे उसको ट्रांसपोर्टेशन में लाना हो, जो FCI का सेंटर है स्कूल तक पहुंचाना है,
एवरीथिंग दैट इज डन बाय द सेंटर, उसमें स्टेट्स को कोई भी शेयर यहाँ पर नहीं देना पड़ता। तो जो ये सारा एस्पेक्ट है यहाँ पर बोला गया है कि महंगाई है, महंगाई की वजह से जो कॉस्ट बढ़ गई है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बोला गया है कि जो प्री प्राइमरी या बाल वाटिका की कॉस्ट पड़ती है एक मील की, तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 11.54 रुपीज। एंड अगर हम देखें नेक्स्ट इज जो अपर प्राइमरी है उसमें 16.74 रुपीज यहाँ पर कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है। तो आपको ये पता होना चाहिए, वन कुक्ड मील, पहले इसको मिड डे मील बोलते थे, अब इसको पोषण। तो मेजर एम क्या है इस पीएम पोषण स्कीम का? पीएम पोषण स्कीम का मेजर एम यहाँ पर यही है कि जो हंगर है उसको इराडिकेट करने में हेल्प हो सके, साथ में जो भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज हैं उसमें हेल्प हो सके। एंड जब अगर बच्चा सेहत और तंदुरुस्त रहेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वो अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे पाएगा, जिसके वजह से इनडायरेक्टली हम एजुकेशनल आउटकम्स को भी इम्प्रूव होते हुए देख सकते हैं। ठीक है जी, okay, then let's move on to the next article. You have to give these articles a read yourself also. ठीक है, okay, now we will be discussing the code of conduct judges need to follow. Just give me a second. Okay, ठीक है, ऐसे ही डिस्कस करते हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट की यहाँ पर बात करी गई है। कोड ऑफ कंडक्ट अगर हम देखें तो अभी जो रिसेंट न्यूज़ है दैट इज़ रिगार्डिंग दी जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो उसमें जो जस्टिस यादव हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आई हैं विच आर सीमिंगली बायस्ड टूवर्ड्स पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। तो ऐसा दिखाया जा रहा है, कंप्लेंट डली है इनके खिलाफ, तो ऐसा दिखाया गया है कि वो एक हिंदुत्व राष्ट्र की तरफ अपनी स्टेटमेंट देते हुए दिख रहे हैं। तो जिसकी वजह से जो आपकी जुडिशरी एथिक्स हैं वो न्यूज़ में आ गई हैं। तो एथिक्स के पेपर में आपसे पूछा जा सकता है, ऐसे पेपर में भी आपसे ये जो टॉपिक है वो डिस्कस किया जा सकता है, बिकॉज जुडिशरी दिस ईयर हैज बीन सो मच इन न्यूज़। तो आपसे पूछा जा सकता है जुडिशियल एथिक्स के बारे में। तो जुडिशियल एथिक्स के बारे में जब हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे तो हमारे सामने दो इंपॉर्टेंट नाम आते हैं। नंबर वन इज रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, प्राइमरी कोड ऑफ एथिक्स। जो ये प्राइमरी कोड ऑफ एथिक्स है इंडिया में वो किसकी तरफ से है? रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ। तो ये अडॉप्ट किया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1997 में। इसमें क्या दो रूल्स की यहाँ पर इस आर्टिकल में बात करी गई है, दो रूल्स की बात करी गई है, यहाँ पर हम स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके जी, द वेरी फर्स्ट रूल जो यहाँ पर बोला गया है, द वेरी फर्स्ट रूल ऑफ द कोड इज दैट द बिहेवियर ऑफ जज मस्ट रीअफर्म द पीपल्स फेथ इन इम्पार्शियलिटी ऑफ द जुडिशरी। कि जो लोगों का विश्वास है जुडिशरी में कि जुडिशरी इज इम्पार्शियल, हम गवर्नमेंट का नहीं कह सकते ज़्यादा, लेकिन हम जुडिशरी पे पूरा भरोसा रखते हैं दैट जुडिशरी इज इम्पार्शियल। तो यहाँ पर ये हमारा कर्तव्य, हमारा एज इन कि जो जुडिशरी है उसका कर्तव्य बनता है, ड्यूटी बनती है कि जो पीपल का फेथ है उसको अफर्म करके रखें, उसको रीअफर्म करते रहें अगेन एंड अगेन। एंड अगर हम स्पेसिफिकली जस्टिस यादव के केस की बात करें तो इसमें बोला गया है दैट ही हैज फॉरगॉटन द रूल दैट इज अ जज मस्ट एट ऑल टाइम्स बी कॉन्शियस दैट ही इज अंडर द पब्लिक गेज। कि आप अपना जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है वो यूज कर रहे हो, लेकिन उस टाइम पर आपको ये नहीं भूलना है कि आप हर टाइम पब्लिक स्क्रूटिनी में हैं, पब्लिक गेज में हैं, पब्लिक आपको हर टाइम देख रही है, ये आपको कभी नहीं भूलना है। ये इन कोड ऑफ एथिक्स में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, राइट। तो जो ये रूल्स है, साथ में बैंगलोर प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल कंडक्ट ऑफ 2002, तो यहाँ पर भी जुडिशियल एथिक्स की ही बात करी गई है। यहाँ पर बोला गया है दैट इट रिक्वायर्स अ जज टू इंश्योर दैट हिज और हर कंडक्ट बोथ इन एंड आउट ऑफ कोर्ट, क्या जो कोर्ट में हो तो भी एंड बाहर हो कोर्ट के तब भी आपको ध्यान रखना है कि कॉन्फिडेंस ऑफ पब्लिक को मेंटेन रखना है, लीगल प्रोफेशन एंड लिटिगेंट्स इन द इम्पार्शियलिटी ऑफ द जज एंड ऑफ द जुडिशरी। तो आपको ये हमेशा जो कॉन्फिडेंस है पब्लिक का इन द इम्पार्शियलिटी ऑफ द जुडिशरी ये बनाए रखना है, दैट इज योर जुडिशियल एथिक। तो यहाँ पर इसमें ये भी बोला गया है दैट ही और शी, जस्ट अ सेकेंड, that he or she shall always conduct himself or herself in such a manner as to preserve the dignity of the judicial office। हमेशा अपने आप को ऐसा बिहेवियर, अपना ऐसा कंडक्ट दिखाना है ताकि आप जो जुडिशियल डिग्निटी है या जुडिशियल ऑफिस की डिग्निटी है एंड इम्पार्शियलिटी है एंड इंडिपेंडेंसी है उसको अपहोल्ड करना है। आपका इंक्लिनेशन टुवर्ड्स एनी पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं दिखना चाहिए, बिकॉज यू आर सर्विंग इन सच अ कंट्री विच इज वेरी ह्यूजली डाइवर्स एंड विच हैज डिफरेंट कम्युनिटी
कम्युनिटीज़, तो आप अपना जो बायसनेस है वो किसी भी कम्युनिटी, रिलीजियस कम्युनिटी या फिर कोई भी कास्ट, किसी की तरफ भी आप नहीं दर्शा सकते हैं। ये आपका एथिक्स, ये आपका कोड ऑफ कंडक्ट में आपको दिखाया जाता है। लेकिन इट इज़ सेड कि यहाँ पर शायद से जो जस्टिस यादव हैं, ही और शी ही हैज़ फॉरगॉटन इट एंड ही हैज़ टू बी नाउ अवेयर अबाउट दैट। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आया है, हाउ इज जज इम्पीच्ड। जज को इम्पीच कैसे किया जाता है? वैसे देखो मेजरली यहाँ पर किसी भी हाउस में मोशन ये पास किया जा सकता है, राइट। तो अपॉइंट भी प्रेसिडेंट करते हैं, रिमूव भी प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन जो ये मोशन है ये पास होता है दोनों ही जो आपके हाउस ऑफ पार्लियामेंट है उसमें पास होता है। तो यहाँ पर स्पेशल मेजॉरिटी की तरफ से स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है फॉर द रिमूवल, फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द जज, राइट। लेकिन जो ये इम्पीचमेंट प्रोसेस है दैट इज नॉट वेरी ऑनरेबल, दैट इज नॉट वेरी ऑनरिंग और वेरी रिस्पेक्टेबल, राइट। वो बहुत ज़्यादा आपको इज्जत प्रदान नहीं कर रहे हैं। तो इट इज़ जनरली सीन एज एम्बैरसमेंट फॉर द जुडिशरी। तो जुडिशरी ने अपना एक अलग से प्रोसीजर बनाया हुआ है कि व्हेनेवर वी विल सी दैट एक कंप्लेंट फाइल हुई है किसी भी जज के खिलाफ, तो एक प्रोसीजर हम यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं, राइट। उस प्रोसीजर की ही यहाँ पर हम बात करेंगे। तो एक कंप्लेन है, यहाँ पर बोला गया है द प्रोसीजर फॉर्मली अडॉप्ट किया गया था 1999 में एंड देन 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक डोमेन में ये ला दिया था कि हम कैसे इसको करेंगे कि अगर किसी की भी कोई ग्रीवेंस है, कोई भी कंप्लेन है, तो वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को डायरेक्टली वो ग्रीवेंस या कंप्लेन फाइल की जा सकती है। अब इसमें मेजर रोल जो रहेगा वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का रहने वाला है और हाई कोर्ट के जज का रहने वाला है, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट का रहने वाला है। तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर वी विल बी रिसीविंग फ्रॉम दिस, यस। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर कोई कंप्लेन फाइल होती है, मान लो हाई कोर्ट के पास ये कंप्लेन आई है चीफ जस्टिस के पास, तो वो क्या करेंगे, वो इसमें लुक इनटू करेंगे इस मैटर में एंड देन ही विल बी आस्किंग फॉर अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द जज। अगर वो रिस्पॉन्स सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो वो हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रेफर करे वो कंप्लेन, जिसकी वजह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डायरेक्ट करेंगे कि आप इसमें डीपर प्रॉब कीजिए एंड देन उसके बाद फर्दर हम जो भी स्टेप्स हैं वो लेंगे। फर्दर स्टेप्स क्या होंगे कि अगर वो जो भी कंप्लेन है उसमें गिल्टी पाए जाते हैं जज, तो उसके खिलाफ उनको बोला जाएगा कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लीजिए, बिकॉज अगर आप वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं लेंगे देन दिस प्रोसेस विल बी गोइंग टू दी हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट एंड देन वहां से इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा एंड दैट इज वेरी एम्बैरसिंग फॉर द जुडिशरी। सो वी आर गिविंग यू एन ऑप्शन कि आप वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके यहाँ से आप जा सकते हैं, राइट। सेकेंड चीज जो यहाँ पर बोला गया है कि मान लो अगर प्रेसिडेंट के पास कंप्लेन जाती है तो प्रेसिडेंट डायरेक्टली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देते हैं। तो मतलब क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास अब हम आ गए हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास कंप्लेन आई या तो प्रेसिडेंट से या फिर डायरेक्टली अगर कंप्लेन आती है तो उनका पहला जो प्रोसेस रहता है वो यही रहता है कि वो उस हाई कोर्ट के जज के पास, चीफ जस्टिस के पास वो प्रोसेस भेजे, वो आपका जो कंप्लेन है वो भेजे एंड देन अगेन सेम प्रोसेस जो इंडिविजुअली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस करने वाले थे उसी प्रोसेस को यहाँ पर वो फॉलो करेंगे एंड उस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। जो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी यहाँ पर अपॉइंट की जा सकती है, 2 chief justices from the other high courts and a high court judge to inquire into allegation and अगर वो जो reports हैं वो sufficient हैं तो remove करने के लिए जज को, तो वो उनको बोलते हैं either you voluntary retire। अगर आप voluntary retire नहीं करते हैं तो president of India को बोला जाता है now that president and PM about the allegation and जिसकी वजह से एक way clear हो जाता है impeachment के लिए। तो this was all about the judicial ethics कि judiciary ethics को हमें यहाँ पर maintain करना है। इस आर्टिकल में सबसे पहले जो आपको हेडिंग दिखेगी ना, इसमें भी बहुत एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर लाइन देखने को मिलती है, जुडिशरी ड्रॉज इट पावर फ्रॉम 2 फाउंटेन्स, फाउंडेशन हम बोल सकते हैं, पब्लिक एक्सेप्टेंस ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द जुडिशरी, कि आपकी जो एक्सेप्टेंस है ना वो पब्लिक से आ रही है, तो आपकी जो पब्लिक एक्सेप्टेंस है ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द जुडिशरी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द जुडिशरी, ये जो 2 मेन बेसिक पिलर्स हैं, बेसिक फाउंडेशन पिलर्स हैं, तो इनके ऊपर आपको यहाँ पर बने रहना है। इसको जब भी अगर जुडिशरी एथिक्स की आपसे बात करी जाएगी, यू हैव टू डिस्कस दीज 2 एस्पेक्ट्स, ठीक है। Next article and the last article for today's discussion is what is the extent of this global share of solar energy। तो यहाँ पर एक रिपोर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, just a second, हाँ जी, तो यहाँ पर आपको रिपोर्ट देखने को मिलेगी, वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट 2024, इट हैज बीन रिलीज्ड बाय इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस COP21 UNFCC United Nations Framework Convention of Climate Change COP21 in the year
2015। तो इसकी जो मीटिंग थी UNFCCC की जो मीटिंग्स हैं उसके साइड लाइन्स में ये अलायंस बनाया गया था बाय द एफर्ट्स ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। तो इनके एफर्ट्स से ये बनाया गया था। इसका मेजर एम क्या था? टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज को कॉम्बैट करने के लिए थ्रू सोलर एनर्जी। तो ये एक अलायंस बनाया गया था एंड इट्स मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल द UN मेंबर्स। करंटली इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, इंडिया में, एंड इसके जो मेंबर्स हैं राइट नाउ दे आर 106 एंड इट इज ओपन टू ऑल द UN मेंबर्स। तो बहुत सारे मेंबर्स इसमें और भी ऐड किए जा सकते हैं, राइट। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में हमने जाना कि COP21 में UNFCCC की साइडलाइंस में ये अलायंस बनाया गया था बाय द हेल्प ऑफ इंडिया एंड फ्रांस, राइट। तो 2015 में बना था। तो उसी की तरफ से एक ये रिपोर्ट आई है दैट इज वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट ऑफ 2024। इसमें मेजरली बात करी गई है दैट जो सोलर कैपेसिटी है, सोलर एनर्जी है, वो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड वो इंक्रीज करी है। एंड हम ये बोल सकते हैं कि 2000 में एक लगभग 1.22 गीगावाट, कुछ भी नहीं होता 1 गीगावाट, तो वो उस पे हम खड़े, उस पेडेस्टल पर खड़े थे। एंड नाउ इन 2023 वी हैव रीच्ड अप्रॉक्सीमेटली 1500 गीगावाट। अगर हम एग्जैक्टली बोले तो 1419 गीगावाट पर हम आ चुके हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ों ने हेल्प करी है। न्यू जो सोलर टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि क्वांटम डॉट्स का यूज़ करना, क्वांटम टेक्नोलॉजी का यूज़ करना फोटोवोल्टिक सेल्स में, जिसकी वजह से सोलर सेल्स की एफिशिएंसी बढ़ती है, जो एब्जॉर्प्शन है सोलर एनर्जी का वो इंक्रीज होता है। साथ में यहाँ पर बोला गया है जो सेल्फ हीलिंग सोलर पैनल्स हैं, सेल्फ हीलिंग सोलर पैनल्स का मतलब क्या कि जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको डिक्रीज किया गया है एंड ऑल्सो जो लाइफ स्पैन है वो भी बढ़ गया है फोटोवोल्टिक सेल्स का। साथ में यहाँ पर एक वर्ड यूज किया गया है फाइटो माइनिंग। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फाइटो माइनिंग क्या होती है? ऐसे कुछ प्लांट्स जो मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं सॉइल से। तो ऐसे प्लांट्स को जो मेटल रिच सॉइल है उसमें उगाया जाता है। देन वो प्लांट्स उन मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं अर्थ से, सॉइल से, एंड देन दोज प्लांट्स आर इंसिनरेटेड एंड देन उनकी जो एशेज हमें मिलती हैं, जो राख हमें मिलती है, उससे फिर डिफरेंट प्रोसेस से हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, राइट। तो इसको बोलते हैं फोटो माइनिंग। तो फाइटो माइनिंग, एंड उसमें हम सोलर पावर का यूज करते हुए जो रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, रेयर अर्थ मेटल्स हैं, उनका एक्सट्रैक्शन इजी कर सकते हैं। साथ में बोला गया है सोलर पेवर, मतलब जो पेवमेंट्स में यूज करते हैं कंक्रीट, जो मेटल्स हम कंक्रीट मटेरियल यूज करते हैं उसमें इनबिल्ट सोलर सेल्स हम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो फालतू में जो जगह पड़ी है, हम इसमें सिंपल यही मतलब हम कह सकते हैं, जो ओपन स्पेस पड़ा है, जो हमेशा हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज जब भी सनलाइट है वो सनलाइट में रहता ही है, तो उससे भी हम अपनी जो सोलर एनर्जी है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। साथ में यहाँ पर बोला गया है बिल्डिंग इंटीग्रेटेड पीवी, कि बिल्डिंग्स का जो कंस्ट्रक्शन है, मान लो कि जो ग्लासेस हैं उसके अंदर भी सोलर वोल्टिक ट्रांसपेरेंट सोलर सेल्स हम उसमें लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हमेशा जो अंदर का एरिया है, जो बिल्डिंग्स के अंदर का एरिया है वो लिट रहे एंड पावर्ड रहे थ्रू दी सोलर एनर्जी। तो मतलब ये सारा का जो एस्पेक्ट इसमें डिस्कस किया गया है सोलर एनर्जी के बारे में ही डिस्कस किया गया है। साथ में जो कॉस्ट है रिड्यूस हुई है सोलर पैनल को इंस्टॉल करने की, एंड ऑल्सो ग्लोबल मार्केट की भी बात करी गई है। ग्लोबल मार्केट की बात करें तो इसमें बोला गया है चाइना ही डोमिनेट करता है, जो सोलर पैनल्स को इंस्टॉल किया गया है ग्लोबली उसमें मेजरली चाइना का ही हाथ है। दूसरा अगर हम देखें तो यूएस का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है, दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे वी कैन से इट इज मेजरली फ्रॉम इंडिया, बट यहाँ पर जापान, जर्मनी एंड इंडिया को सेम पेडेस्टल पर रखा है, 5 to 6% शेयर इन दी प्रोडक्शन की जो फोटोवोल्टिक सेल्स हैं उसके प्रोडक्शन में मार्केट में। देन यहाँ पर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इटली एंड स्पेन की बात करी गई है, लगभग 2% यहाँ पर हर एक कंट्री का इसमें जो योगदान है वो रहा है। चाइना मेंटेन्ड द हाईएस्ट शेयर इन कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, जो फोटोवोल्टिक सेल्स के कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग है ना उसमें भी चाइना का ही सबसे बड़ा योगदान यहाँ पर रहा है। नाउ सोलर एनर्जी ने क्या दूसरी इंडस्ट्रीज को भी इंपैक्ट किया है क्या? सबसे इंपॉर्टेंट यस, जॉब क्रिएशन में इसने हेल्प किया है। जॉब क्रिएशन से इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प हुआ है। साथ में जो एग्रीकल्चर सोलर पावर पंप्स हैं उसकी वजह से इरिगेशन में हेल्प हुआ है, एंड फूड सिक्योरिटी में उसमें फिर प्रोडक्टिविटी में इंक्रीमेंट देखा है, फूड सिक्योरिटी इंश्योर होती है। साथ में अगर हम यहाँ पर देखें तो वन ऑफ द की फैक्टर्स ड्राइविंग द अडॉप्शन ऑफ सोलर सिस्टम हैज बीन द इंट्रोडक्शन ऑफ पे एज यू गो बिजनेस। मतलब क्या आप छोटे
छोटी छोटी आप इंस्टॉल कर लो एंड छोटी छोटी इंस्टॉलमेंट्स में आप उसको पे कर सकते हो, आपको वन टाइम पेमेंट की जरूरत नहीं है. एंड यस, गवर्नमेंट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग ह्यूज सब्सिडीज ऑन दी सोलर पावर सेल्स, सोलर पैनल्स. तो रूफटॉप सोलर पैनल्स में भी हमें एक इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, राइट. देन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट ने बोला है कि सोलर एनर्जी को और ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया है. तो इस आर्टिकल में आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही रहेगी. इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करते हैं, कब बना था एंड कौन कौन इसमें मेजर प्लेयर्स थे इसके फॉर्मेशन में, एंड वर्ल्ड सोलर रिपोर्ट 2024 कौन रिलीज करता है, एंड उस आर्टिकल में क्या डिस्कस किया गया है. ये जो कंसेप्ट है आपका ग्लोबल मार्केट का, दिस विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू. फाइटो माइनिंग इज गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट. क्वांटम डॉट का कैसे यूज होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज डिस्कशन. काइंडली read the newspaper yourself too, and like the video, share the video, subscribe the channel. Thank you and have a nice day.